हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चलते हैं पढ़ने सेकेंड चैप्टर 7th क्लास का जो सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। जिस तरह से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे थे और उसको डाइजेस्ट कर रहे थे, उससे न्यूट्रिशन ले रहे थे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, ठीक इसी तरह से एनिमल्स भी अपना फूड डायरेक्टली लेते हैं, डायरेक्टली प्लांट से या अदर एनिमल से लेते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना एनर्जी गेन करते हैं और अपनी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो जो एनिमल्स है, इनमें जो न्यूट्रिशन किस तरह से जाता है, तो न्यूट्रिएंट के नाम पे एनिमल्स भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और कुछ प्रोटीन्स को लेते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स में लेते हैं। हम जो भी फूड खाते हैं उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और वो हम बॉडी में हम खाते हैं। खाने के बाद हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद अलग अलग तरह से हमें ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। कुछ सबके अलग अलग काम होते हैं, वो हमें अलग अलग तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो इनको एब्जॉर्ब करती है। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो प्रोसेस है डाइजेशन। तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो भी फूड खा रहे हैं या एनिमल्स, कोई भी एनिमल जो किसी भी तरह का फूड खाता है, वो फूड उनके अंदर जाने के बाद वो पहले कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट में होता है, उसको तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और ब्रेक डाउन करने के बाद ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कंपोनेंट को, फूड का जो भी हम खा रहे हैं वो सिंपल कंपाउंड नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। यानी कि उसमें प्रोटीन भी हो सकता है, उसमें विटामिन हो सकते हैं, फैट हो सकता है या अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट एक ही फूड में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को फूड के सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। इस पूरी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। तो देखते हैं डाइजेशन में हमारे कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं तो डाइजेशन इन ह्यूमन में हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी कि हमारा मुंह। हम जैसे कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि बकल कैविटी जो है वो अपने आप में ही बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को लिए रहती है और उससे सबसे पहले फूड जो कंपोनेंट है बकल कैविटी में जाता है और बकल कैविटी में हमारे दांत, हमारी जीभ और कई तरह की ग्लैंड्स आती हैं जिससे कि वो डाइजेशन को पूरा करती हैं। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑर्गन जो डाइजेशन में सबसे पहले हेल्प करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा बकल कैविटी, क्योंकि इसी के थ्रू फूड हमारा अंदर जाता है। सेकेंड है हमारा फूड पाइप और ओएसोफेगस। ये हमारा फूड जो है ये ओएसोफेगस का पार्ट आता है बकल कैविटी के बाद में, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। थर्ड है हमारा स्टमक। स्टमक जो मेन प्रोसेस करता है, मेन काम करता है। स्टमक फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करता है, पूरी तरह से तोड़ता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ मल्टी विटामिन्स और मल्टी ग्लैंड्स और कई सारे सिक्रीशंस होते हैं, उनकी वजह से ये जो है वो ब्रेक डाउन कर पाता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो रीजन है जिसमें आप छोटे छोटे से पाइप से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो है वो डाइजेस्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जो कि आप साइड बाय साइड देख रहे हैं। और उसके बाद हमारा आता है एनएस। एनएस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एनएस के थ्रू जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारी पूरी बॉडी, ये जो जितने भी ऑर्गन आप देख रहे हैं, ये सारे ऑर्गन आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। हमारे बॉडी में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इसमें मेनली ये 6 ऑर्गन्स हम देख सकते हैं। सबसे पहला है बकल कैविटी, फूड पाइप और ओएसोफेगस। तीसरा है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। और कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि हेल्प करती हैं। तो उनमें सबसे पहले स्लेवरी ग्लैंड्स आती हैं, लिवर आता है और पैनक्रियाज आता है। इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे अब से थोड़ी देर में।
अब हम चलते हैं एक एक पार्ट के बारे में समझने के लिए। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था बकल कैविटी। तो जो बकल कैविटी है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे टीथ। तो हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 तरह के होते हैं और आपको इनका काम तो पता ही है। ये सबसे पहले जो भी फूड पार्टिकल हमारे अंदर हम खाते हैं वो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ये ब्रेक डाउन तो करता है लेकिन इतना ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, काफ़ी बड़े बड़े पीसेस को वो छोटे में ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा इसमें कुछ स्लेवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, म्यूकस बनाती हैं और ये म्यूकस के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट को फूड जो है वो जा पाता है। तो बकल कैविटी जो है वो मेनली 4 प्रकार के टीथ से मिलकर बना होता है। 4 तरह के टीथ हमारे माउथ में पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला है इंसीजर। इंसीजर सामने के जो 4 दांत होते हैं जिससे हम बाइट करने का काम करते हैं उन्हें हम इंसीजर कहते हैं। इसके अलावा साइड के जो 2 नुकीले दांत होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ को कट करने का काम करते हैं, किसी हार्ड चीज़ को हम साइड के दांतों से चबाते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो वो हमारे दांत होते हैं कैनाइन, जो कि संख्या में, मैं ऊपर के दांतों की बात कर रही हूँ, तो उसमें संख्या में वो 2 होते हैं। तीसरे तरह के हैं जिन्हें हम प्री मोलर कहते हैं। तो साइड के जो 4 दांत हैं, 2 दांत इधर 2 दांत इधर, तो 4 दांत हैं, उन्हें हम प्री मोलर कहते हैं और ये बेसिकली किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने का या पीसने का काम करते हैं। इसके अलावा मोलर्स हैं, लास्ट के जो 3 दांत इधर 3 दांत इधर 6 दांत जो है उन्हें हम मोलर्स कहते हैं और ये मेनली किसी भी पार्टिकल्स को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एकदम ग्राइंड कर देता है, पीसने का काम करता है। तो इस तरह से हमारे माउथ में 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं, हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा हमारे माउथ में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन और है, वो है टंग। तो टंग हमें पता है कि ये टेस्ट का काम करता है। टंग के डिफरेंट पार्ट्स हमें डिफरेंट तरह का टेस्ट का अनुभव कराते हैं और उस टेस्ट की वजह से हम खाना जो है वो आसानी से खा पाते हैं। तो टंग में ही हमारे कुछ ग्लैंड्स होती है, स्लेवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा सिक्रीट करने का काम करता है। तो सलाइवा काम क्या करता है? तो सलाइवा ब्रेक्स द स्टार्च इनटू शुगर। ओके, तो सलाइवा जो है वो, सलाइवा की वजह से कई तरह के स्टार्च जो है वो ब्रेक होते हैं, कई तरह के फूड पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं। उसके अलावा ये म्यूकस सिक्रीट करता है और म्यूकस जो है वो हमारे फूड पार्टिकल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आसानी से ले जाते हैं। तो ये हमारा काम हो गया स्लेवरी ग्लैंड्स का। इस तरह से हमारा जो माउथ है, बकल कैविटी है, ये इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद हमारा सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा फूड पाइप, यानी ये बकल कैविटी का पोर्शन खत्म होता है और अब इसके बाद जो खाना स्वॉलो किया जाएगा, इनके जो निगला जाएगा, उसके बाद ये हमारा फूड पाइप में, या इसको हम ओएसोफेगस भी कहते हैं, यहाँ पे आता है। ओएसोफेगस का काम हमारे स्वॉलेड फूड को, जो हमने निगला है, उसको कनेक्ट करना है स्टमक तक, तो वो फूड को स्टमक तक पहुँचाने का काम करता है। तो स्वॉलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप एंड कनेक्टेड टू द स्टमक, ये स्टमक से जोड़ने का काम करता है और खाने को बकल कैविटी से स्टमक तक पहुँचाने का काम करता है। अब हम पढ़ने चलते हैं स्टमक के बारे में। इसके पहले हमने बकल कैविटी, फिर ओएसोफेगस और देन स्टमक का पार्ट आता है। अब हम स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टमक हमारा सबसे मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पर मेन काम जो है डाइजेशन का वो होता है। कैसे? यहाँ पे जो हमारा बकल कैविटी है वो फूड को ज़्यादा माइन्यूट ब्रेक नहीं कर पाता है, तो ये ओएसोफेगस के द्वारा फिर स्टमक में आता है और स्टमक अपनी विशेष गतिविधि के द्वारा, एक विशेष प्रोसेस के द्वारा उनको बहुत माइन्यूट फॉर्म में चेंज करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स और कुछ प्रोटीन रिलीज होते हैं, साथ में म्यूकस रिलीज होता है, जिससे कि फूड जो है वो बहुत ही माइन्यूट और कई सारे एसिड्स की वजह से वो जो है बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टमक एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसमें करीब एक टाइम पे 5 से 6 लीटर का जो फूड है वो स्टोर हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो स्टमक है वो 3 तरह के सिक्रीशंस को रिलीज़ करता है। सबसे पहला म्यूकस होता है, म्यूकस जो कि हमारी बकल कैविटी से भी रिलीज़ हो रहा था फूड के थ्रू। जब ये स्टमक में आता है तो ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की जो लेयर्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा हमारा दूसरा रिलीज़ होता है HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ब्रेक करने का काम करते हैं, किसी भी पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट में वो गला देते हैं। तो हमारा HCl क्या काम करता है? ये मेन काम करता है जो कि किल करता है मैनी बैक्टीरिया, मेक्स
एसिडिक स्टमक। तो हमारे फूड के साथ जितने भी बैक्टीरियाज या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उनको भी ये किल करने का काम करता है। तो देखा जाए तो HCl एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारे स्टमक में। इसके अलावा थर्ड हमारा डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं और ये डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस जो प्रोटीन होता है इनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करने का काम करता है। तो हम देख सकते हैं कि मिला जुला के ये सारी चीज़ें जो है वो डाइजेशन की मेन प्रोसेस को अंजाम देती हैं। इसके अलावा इसकी कुछ गतिविधि, जैसे ही फूड हमारे स्टमक में जाता है तो उसमें कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और उस वाइब्रेशंस और इस HCl और डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से फूड जो है वो हमारा बहुत ही माइन्यूट तरीके से ब्रेक हो जाता है। तो ये हमारा जो है स्टमक का मेन काम है। स्टमक के बाद हमारा फूड जो है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा 7.5 मीटर लॉन्ग, ये बहुत लॉन्ग होता है, लंबा होता है। साथ में ही ये जो है वो पतली पाइप की तरह स्ट्रक्चर होते हैं और ये हाईली क्वाइल्ड होते हैं। ये एक दूसरे से उलझे रहते हैं क्योंकि जरे से छोटे से पोर्शन में बहुत सारा लंबी ट्यूब उसमें एक दूसरे के पास में ही उलझे रहते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही विशेष स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अलावा हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो नलियाँ हैं इसमें कुछ विशेष स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनकी दीवार पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको हम विलाई कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं उनको एब्जॉर्ब भी करना है। तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये विलाई जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस पूरे ट्यूब में, यानी पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि 7.5 मीटर लंबा है। इससे क्या होता है कि हमारा जो न्यूट्रिएंट है अलग अलग पार्ट से अलग अलग न्यूट्रिएंट, जैसे कि हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह के कई सारे न्यूट्रिएंट जो है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में और बॉडी से हमारे ब्लड में जाते हैं और ब्लड के थ्रू ये हमें एनर्जी या हमें सेल को बनाने के लिए ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डाइजेशन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं ये 7.5 मीटर लॉन्ग हाईली क्वाइल्ड है। इसके अलावा द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर। तो यहाँ पे हमने बताया जैसे कि सारे न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा छोटे पार्ट में एब्जॉर्ब होकर सिंपल शुगर बनाता है, सच एज ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज फैट इनटू फैटी एसिड, और फैट एब्जॉर्ब होता है और उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। इसके अलावा एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, और यहाँ पर जो हमारा प्रोटीन है वो ब्रेक होकर अमीनो एसिड बनाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन हम देख सकते हैं ये बड़े ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमें साइड में दिखाई दे रही है उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन काफ़ी छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा 7.5 मीटर लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थी, जबकि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन केवल 1.5 मीटर लंबा एक ब्रॉड है। ये थोड़ा सा चौड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये आफ्टर जब स्मॉल इंटेस्टाइन से सभी तरह का जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल या जो वाटर या जो सॉल्ट वाला वाटर होता है वो सारा जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आकर स्टोर होता है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो 1.5 मीटर इन लेंथ एंड इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट। तो इसका मेन फंक्शन है वाटर एब्जॉर्ब करना और कुछ सॉल्ट एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड से, यानी कि यहाँ भी ये सबसे लास्ट पोर्शन है, इसके बाद भी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन चलता रहता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन है सभी अपना कोई ना कोई काम ज़रूर कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन सबसे लास्ट पार्ट है, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। आफ्टर सम टाइम जब पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है तो हमारा वेस्ट मटेरियल जो है रेक्टम के पार्ट में आता है और एनएस के थ्रू ये टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो डाइजेशन का काम करती है। हम एक बार फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मेनली हमारे जो 5 डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहला हमारा बकल कैविटी आता है, जिसमें कि हमारा टंग,
टीथ और सलेवरी ग्लैंड्स आते हैं। इसके अलावा हमारा ओसोफेगस का पार्ट आता है जो ज़्यादा कोई काम नहीं करता है, बस बकल कैविटी को स्टमक से जोड़ने का काम करता है। तीसरा हमारा पार्ट आता है स्टमक। स्टमक हमारा सबसे मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के सिक्रीशंस रिलीज होते हैं, कई तरह के जो मेन ब्रेकडाउन है फूड का वो यहीं पर होता है और कई सारे एब्जॉर्प्शन भी होते हैं। इसके अलावा स्टमक से एसोसिएटेड कुछ ऑर्गन है, जैसे कि लिवर है। लिवर से ही जुड़ा हुआ हमारा लिवर के ऊपर एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ही एक पास में ही एक और ऑर्गन है जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं। ये सारे ऑर्गन्स भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, जिसमें बहुत बड़ी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है 7.5 मीटर लॉन्ग, और इसके अलग अलग पोर्शन जो है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जब यहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये पूरी तरह से डाइजेस्टेड फूड जो है वो आपका आगे के पोर्शन में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर जो भी एब्जॉर्प्शन बच जाते हैं या वाटर या सॉल्ट उनका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कुल मिलाकर एंड पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल बचता है जो कि रेक्टम और फिर एनस के पार्ट से टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम चलते हैं पढ़ने के लिए डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अभी हमने डाइजेशन एनिमल्स में पढ़ा था, डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी है। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। इनमें कुछ अलग तरह की प्रोसेस होती है, क्योंकि ग्रास जो है वो एक सेलुलोज है, और सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में कुछ ऐसा ऑर्गन नहीं पाया जाता है, वो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। पर क्योंकि एनिमल्स ग्रास खाते हैं तो उसमें कुछ अलग तरह के प्रोसेस पाई जाती है जिससे वो अपना ग्रास का डाइजेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। क्या होती है ये प्रोसेस देखते हैं। तो रूमिनेशन में क्या होता है कि एनिमल पहले ग्रास खाते हैं, ठीक है। ग्रास खाने के बाद उसको थोड़ा सा चबाते हैं, थोड़ा सा चबाने के बाद उनको इंगल्फ कर लेते हैं। इंगल्फ करने के बाद ये उनको थोड़ी देर अपने स्टमक में रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और थोड़ी देर बाद जब वो बैठते हैं तब उसको वापस से अपने माउथ में लाते हैं और उसको चबाते हैं। चबा चबा के उसको पूरी तरह से उसको ब्रेक करके, पूरे पार्टिकल्स सेलुलोज के ब्रेक करने के बाद देन उसको फिर से अंदर लेते हैं, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। इसी से वो सेलुलोज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड या छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर पाते हैं। तो इसको देखते हैं हम। Animals swallow grass and store it in the part of stomach called rumen। तो पहले एनिमल जो है वो ग्रास को चबाते हैं और थोड़ा चबाने के बाद ही वो इंगल्फ कर लेते हैं, और तब इसको हम कहते हैं रूमेन। आफ्टर सम टाइम ये पार्शियली डाइजेस्टेड है, तो आफ्टर सम टाइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कड। थोड़े देर बाद ये जो है रूमेन जो है वो कड कहलाता है, और लेटर कड रिटर्न्स टू द माउथ, और उसके बाद कड वापस से माउथ में आता है, और माउथ में आने के बाद वो एनिमल्स फिर से उसको चबाते हैं, थोड़ा टाइम तक चबाते हैं, खूब देर तक चबाते हैं, जिससे वो एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स में टूट जाता है, और टूटने के बाद ये एंड देन एनिमल्स चूज इट एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन। और उसको पूरी तरह से चबाते हैं, चबाने के बाद फिर उसको इंगल्फ करते हैं, एंड देन वो सेलुलोज पूरी तरह से ब्रेक हो चुका होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। तो इस तरह से ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है वो अपना सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम जो है देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। तो अमीबा हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सी शोर पे पाया जाता है, या जहाँ नमी वाली जगह होती है वहाँ पे पाया जाता है। तो इनमें डाइजेशन के लिए कोई बहुत बड़ा ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ही छोटे से होते हैं। तो इनमें किस तरह से होता है, तो ये आप स्ट्रक्चर देखिए, इनका कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये अपने आप को हर शेप में ढाल लेते हैं। इनमें मूवमेंट होती है, तो ये जो बॉडी है ये जेली फॉर्म में होते हैं, जेली की तरह होते हैं, और ये जब इनको आगे बढ़ना होता है तो ये अपनी बॉडी में ही एक उभार बना लेते हैं। इस उभार से ही ये अपना मूवमेंट करते हैं। इन उभारों को हम सूडोपोडिया कहते हैं। ये सूडोपोडिया चलने में भी हेल्प करते हैं, और साथ में ही फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने के लिए भी हेल्प करते हैं। इसमें सूडोपोडिया जगह जगह पे वो अपने हिसाब से सूडोपोडिया बनाते हैं और फूड पार्टिकल इंगल्फ करते हैं। फूड जो है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है इनके लिए, और इसको ये किस तरह से लेते हैं, तो यहाँ पर ये फूड पार्टिकल
पार्टिकल बीच में होता है और फूड पार्टिकल को साइड में ही सूडोपोडिया बनते हैं। इनको ये घेर लेते हैं, चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और कवर करने के बाद इनको अंदर ले आते हैं और अंदर लाने के बाद ये फूड वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं और अंदर से ही फिर कई तरह के प्रोटीन्स रिलीज होते हैं और इसको ब्रेक करते हैं। फूड पार्टिकल ब्रेक होता है और ब्रेक करने के बाद इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है और ग्रोथ भी देता है। तो इस तरह से अमीबा जो है वो अपना फूड जो है वो डाइजेस्ट करता है। कुछ स्पेसिफिक इनमें कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं है, ना ही कोई ऑर्गन है, क्योंकि ये खुद ही छोटे हैं। तो ये इस तरह से करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो व्हेन अमीबा सेंसेस फूड, इट pushes out pseudopodia around the food particles and engulf it, and food trapped in a food vacuole which is used for the growth, maintenance and multiplication। तो इस तरह से जो फूड पार्टिकल है वो स्यूडोपोडिया की तरह घेर लिया जाता है और इसको इंगल्फ कर लिया जाता है अंदर, और अंदर जाने के बाद ये फूड वैक्यूल में रहते हैं और फूड वैक्यूल में ये बाद में ये कई टाइप से, मल्टीपल टाइप से ये जो है ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, एनिमल्स में किस तरह से डाइजेशन के थ्रू न्यूट्रिशन लिया जाता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स और अमीबा में, तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।